Hello students. We had started with the your evolution chapter. Origin of life we were talking about, और उसमें मैंने आपसे बोला था कि जैसे लुइस पास्चर ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसने ये बोल दिया था कि ये नहीं हो सकता कि नॉन लिविंग जो है वो बर्थ दे सकता है लिविंग को। ये मैंने बातें आपको बोली थी। अब जो एक थेरी आती है कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुई है, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न थेरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑपरिन 1894-1980 और जेबीएस हॉल्डन थे 1892-94। तो अब ये जो ऑपरिन था इसने बुक भी एक पब्लिश की थी इस साइंटिस्ट ने 1936 में। और ये जो जेबीएस हाल्डन थे ये इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे, लेकिन इंडिया में ये आ गए थे 1957 में। और भुवनेश्वर, जो इंडिया का भुवनेश्वर उड़ीसा वाली जगह पे जो वहीं पे ये सेटल हो गए। और इनकी जो थेरी है उसको केमिकल थेरी भी बोला जाता है और नेचुरलिस्टिक थेरी भी बोला जाता है। तो इनको जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को हमने प्रॉपरली दो में हम बांट देते हैं। एक तो हम कहते हैं केमिकल एवोल्यूशन और दूसरा आएगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो केमिकल एवोल्यूशन है, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम भी भेजूंगी और उसको आपने ध्यान से देखना है कि किस तरीके से छोटे एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स में और किस तरीके से आगे। अब मैं आपको बस समझा दूं पहले। अगर हम बात करते हैं कि एटॉमिक फेज सबसे पहले जो एवोल्यूशन हुई है, ये माना जाता है कि जो अर्ली अर्थ थी इसके पास बहुत सारे फ्री एटम्स थे। जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब थे। बट जो आज का एटमॉस्फेयर है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग है। कोई भी चीज़ आएगी उसके साथ ऑक्सीडाइज करके वो कोई दूसरा केमिकल बना लेगा। लेकिन पहले क्या था कि ऑक्सीजन जो थी वो इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं थी। जब प्लांट्स आए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन हुई है, फिर ऑक्सीजन जो है वो फ्री में जो है एटमॉस्फेयर में आनी शुरू होगी, लेकिन फ्री ऑक्सीजन उस समय नहीं थी। तो पहला जो एटमॉस्फेयर था वो हाईली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। और बाकी जो कंडीशंस थी यूनिवर्स में, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था और वॉल्केनिक एरप्शंस होती थी, ज्वालामुखी फटते थे। मतलब आप सोचो जब कोई लाइफ नहीं थी तो कितना मतलब जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था, एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग था। तभी ये केमिकल एवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो पाई। आज अगर हम ये सोचें कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इनकी एटम से स्टार्ट करके लाइफ की तरफ जाएंगे तो ये इन बिटवीन ही वो फिनिश हो जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आज के सिनेरियो में। तो हम नहीं कह सकते कि आज हम ये सिचुएशन जो है वो दिखा सकते हैं। तो ये जो एटॉमिक फेस में ये जितने भी एटम्स थे नेचुरली, आपको मैंने बताया था जैसे कि अर्थ जब फॉर्मेशन हुई तो जो हैवी मेटल्स वगैरह थे, निकल था या आयरन या ऐसे कॉपर, तो ये कहाँ चले गए थे? सेंटर वाले एरिया में डिपॉजिट हो गए। उससे लाइट मैंने समझाया था कि बाहर, लेकिन जो ये एटम्स थे वो रहे बाहर वाली साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे इन्होंने ही बर्थ दिया है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को। और फिर लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है। अब जब एटम ये जो कंडीशन, ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये सब था, लेकिन इसके बाद जो है एटम्स विल व्हाट विल दे डू, दे कैन गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ, जैसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब दूसरा कौन सा आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स की जो एवोल्यूशन हुई होगी, नेचुरली H2 बना होगा, या ये जो मतलब जो जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, आपको मालूम है केमिस्ट्री भी आप पढ़ते हो, तो N2 या ये जो भी इनके मॉलिक्यूल्स थे वो बनने शुरू हुए। लेकिन इसके बाद मॉलिक्यूल्स के बाद जो है इनऑर्गेनिक, छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो गए। सबसे पहले जितनी भी थोड़ी सी भी अगर ऑक्सीजन थी उसने हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना दिया, तो फ्री ऑक्सीजन कोई भी अवेलेबल नहीं रही। तो उसके बाद N और H ने मिलके अमोनिया बना दिया। ठीक है? तो ये इन और छोटे छोटे कंपाउंड्स जो थे वो प्रिमिटिव अर्थ में बनने स्टार्ट हो गए। इसके बाद जो है थर्ड इन्होंने बोला, जेबीएस हाल्डेन और ओपेरिन ने, इन्होंने बोला कि भाई इसके बाद छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो बनने स्टार्ट हो गए। तो
उस जैसे कि मैं बोल दूँ नाइट्रोजनस, आज हम डीएनए की बात करते हैं तो हम उसमें बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जिसमें हम बोलते हैं प्यूरीन्स होती हैं, हम बोलते हैं पायरिमिडीन्स होती हैं। आज हमें काफ़ी कुछ मालूम है, लेकिन उस दौरान जब ये सबसे पहले कंपाउंड्स, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि जैसे अमोनिया बना या वाटर कंटेंट बना, फिर CO2 का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसी तरीके से नाइट्रोजन और कार्बन के जो हैं ये इन्होंने मेटेलिक एटम्स के साथ जॉइन करके नाइट्राइड्स बनाए, कार्बाइड्स बनाए, ठीक है। और उसके बाद मीथेन CH4 जो है वो फॉर्मेशन हुई। बाद में जो है हाइड्रोजन साइनाइड भी बना, ठीक है। अब इसके बाद जब बारिशें, टोरेंशियल रेन्स कहा जाता है, बड़ी तूफ़ानी बारिशें जब आई होंगी, नेचुरली ये वाले कंपाउंड्स जो हैं वो पानी में मिले होंगे, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बने। ये माना जाता है कि जैसे सिंपल अमाइनो एसिड्स बने, अमाइनो एसिड्स, फिर ग्लिसरॉल। अब आप खुद ही सोच लो कि ग्लिसरॉल में क्या होता है, CHNO, यही है ना। फिर अमाइनो एसिड में क्या है, N और H, ठीक है। उसके बाद ये कहा जाता है कि फैटी एसिड्स बने। अब आपको पता है फैटी एसिड्स में भी क्या होता है, यही है ना, CHNO कम होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है ज़्यादा रहती है। लेकिन आप सोचो कि सिंपल एटम्स तो वही है ना, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जैसे जैसे लाइफ की जो चेंजेस आती गई, इस तरीके से ये जो है प्रोसीजर जो है वो आगे चलता गया। लेकिन कहने की बात है, हमने अभी पहले बोला कि नॉन लिविंग से नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये नॉन लिविंग से ही स्टार्ट हुआ है। तो ये कहा जाता है कि ए बायोजेनेसिस, ओरिजिन जो है ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, पहले तो ए बायोजेनेसिस हुई है, उसके बाद बायोजेनेसिस देयर आफ्टर। मतलब पहले तो ए बायोजेनेसिस ही हुई है, उसके बाद जो लाइफ को, क्योंकि जब हमारे पास ये कंपाउंड्स बन गए और जब ये पानी में आए होंगे तो नेचुरली इनके रिएक्शन से RNA, DNA और प्रोटीन्स और बाकी सारी अमीनो एसिड से जुड़ने से सब बना होगा। लेकिन अब एक मैं आपको बताऊंगी कि भाई एक जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनले मिलर, 1953, ठीक है। और एक थे यूरे, ठीक है। ये एक मतलब प्रोफेसर थे और एक उनके स्टूडेंट थे। इन दोनों ने, यूरे एंड मिलर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोला जाता है यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया दैट वाज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ व्हाट हाल्डेन एंड ओपरेन सेड। ओपरेन और हाल्डेन ने जो भी कहा उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था वो इन्होंने दिया, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी, और अभी आपने ये सब देख लेना है, ओपरेन और हाल्डेन वाला, और साथ में डायग्राम भी देख लेना। थैंक यू बच्चा।